हेलो गाइस। आज हम पॉलिटी का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पहली वीडियो में हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैसे बनी, उसकी सीट्स कैसे डिसाइड हुई और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में किसने क्या क्या बोला। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप वीडियो जाके देख लीजिएगा। तो अब हम शुरू करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनने के बाद आगे कैसे कैसे काम हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की फ़र्स्ट मीटिंग हुई दिसंबर 1946। यहाँ पे इसकी फ़र्स्ट मीटिंग हुई जिसमें इसका इंटरिम प्रेसिडेंट किसको चुना गया, सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। ये एक टेम्परेरी फॉर्म में प्रेसिडेंट चुना गया इनको। ये परमानेंट प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे। आगे नेक्स्ट मीटिंग में जो हमारे प्रेसिडेंट बनेंगे वो बनेंगे राजेंद्र प्रसाद। इनको क्यों चुना गया? क्योंकि ये सीनियर मोस्ट मेंबर थे। ठीक है, और जो ये प्रैक्टिस थी सीनियर मोस्ट मेंबर को प्रेसिडेंट चुनने की, ये जो प्रैक्टिस है हमने फ्रेंच से फॉलो की थी। फ्रेंच के अंदर सीनियर मोस्ट मेंबर को ही सबसे ऊंचा दर्जा देते हैं, तो वही हमने यहाँ पे अपने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के फर्स्ट डे फॉलो किया। तो यहाँ पे जो ध्यान देने योग्य बात है वो क्या है कि इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग के जो लोग थे और प्रिंसली स्टेट्स थी वो भी इसमें नहीं आई थी। मुस्लिम लीग के ना होने की वजह से विंस्टन चर्चिल, जो कि इंग्लैंड के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि एक ऐसी शादी है जिसकी दुल्हन गायब है। क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम लीग नहीं थी तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दी विंस्टन चर्चिल ने कि यह एक ऐसा विवाह है, ऐसी मैरिज है जिसकी दुल्हन और ब्राइड गायब है। तो ये आप स्टेटमेंट आप याद रखें। और प्रिंसली स्टेट्स भी इसके अंदर नहीं आई थी। इसके अंदर 9 फीमेल्स प्रेजेंट थी आउट ऑफ 15। टोटल हमारे पास कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर 15 फीमेल्स थी, जिसमें से 9 हमारे पास फर्स्ट मीटिंग में प्रेजेंट थी। जिसमें जो एक मुस्लिम महिला थी जिसका क्या नाम था, बेगम एजाज रसूल। ये आपको याद रखना है कि मुस्लिम महिला का नाम क्या था, बेगम एजाज रसूल। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट मीटिंग के बारे में। सेकंड मीटिंग हुई 11 दिसंबर 1946 को। इसके प्रेसिडेंट चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वाइस प्रेसिडेंट चुने गए HC मुखर्जी। इनको वाइस प्रेसिडेंट चुना गया। और कॉन्स्टिट्यूंट एडवाइज़र किसको चुना गया, BN राव। BN राव के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट संविधान निर्माण के लिए कार्य किया। इन्होंने कोई भी फीस नहीं ली। और ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसके अंदर भारत की तरफ से जाने वाले पहले जज कौन थे, BN राव। ये भी आपको याद रखना है। ऑन दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू मूव्ड द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द असेंबली। उन्होंने प्रस्तावना का एक प्रस्ताव पास किया। कहाँ पर, इन द असेंबली। कब, 13 दिसंबर 1946 को, जिसके अंदर हमने संविधान के स्ट्रक्चर के फंडामेंटल्स को डिफाइन किया। लेकिन ये कब पास हुआ, 22 जनवरी 1947 को पास हुआ। क्योंकि इस दिन मुस्लिम लीग एब्सेंट थी, मुस्लिम लीग यहाँ पे भी नहीं थी और वो लोग मान भी नहीं रहे थे। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर की हेल्प से ये जो प्रस्ताव है जनवरी 22, 1947 को पास हुआ। तो प्रिंसली स्टेट्स ने कब ज्वाइन किया, 28 अप्रैल 1947 को, जब माउंटबेटन प्लान के बाद इन्होंने प्रिंसली स्टेट्स ने कब ज्वाइन किया, 28 अप्रैल 1947 को ज्वाइन किया। और माउंटबेटन प्लान हमारा कब आया था, जून 3, 1947 को, जिसके थ्रू इंडिया का पार्टीशन हुआ। तो उसके बाद मोस्ट ऑफ द जो स्टेट्स थी प्रिंसली स्टेट्स, उन्होंने भी ज्वाइन किया था। और मुस्लिम लीग के जो मेंबर जिनकी जो एरिया था वो इंडिया के पास रह गया था, उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ज्वाइन किया। और जो पाकिस्तान में चले गए वो पाकिस्तान में चले गए। ठीक है, वो तो अब इंडिया के अंदर नहीं रहेंगे। अब देखिए, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947। जब इंडिया आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तभी एक्ट आया। इसके ज़रिए पहले तो क्या किया गया,
सीए को फुली सॉवरन बॉडी बना दिया गया, पूरी तरह से स्वतंत्र घोषित कर दिया गया कि अब आप अपने देश के लिए लॉ बनाने के लिए, संविधान चुनने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हो। आपके इंग्लैंड की तरफ से आपके ऊपर कोई भी दबाव नहीं डाला जाएगा। असेंबली के पास 2 टास्क थे। असेंबली ने 2 टास्क मेनली परफॉर्म किए। सबसे पहला, एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी उसने काम किया, मतलब संविधान का निर्माण करने का काम किया। जब हमारी असेंबली एक कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी के रूप में मिलती थी, तब उस टाइम पे उसके हेड कौन रहते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब वो एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब देश के लिए कानून बनाना, जब ऐसे मिलती थी, तब उस टाइम हेड रहते थे जीवी मावलंकर। ठीक है। एमएल, अब क्या हुआ, जब पार्टीशन हो गई तो हमारा जो कुछ एरिया था, मतलब इंडिया का काफ़ी सारा एरिया पाकिस्तान में चला गया। तो जो लोग उस एरिया से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए थे, वो एरिया पाकिस्तान में चला गया, तो वो लोग पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करेंगे। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको रीऑर्गेनाइज किया गया, रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया। कब? 31 अक्टूबर 1947 को। और हमारे जो टोटल स्ट्रेंथ है उसको रिड्यूस कर दिया गया 389 से कितना? 299, जिसमें 229 जो मेंबर्स थे वो ब्रिटिश प्रोविंस से थे और 70 जो हमारी थी प्रिंसली स्टेट्स थी। ठीक है। तो यहाँ पे संविधान सभा का निर्माण करते टाइम हमने काफ़ी सारी कमेटीज़ बनाई, 22 कमेटीज़ बनाई, जिसमें हमारी मेन कमेटीज़ थी कितनी? 8 कमेटीज़ थी। सबसे पहली थी स्टीयरिंग कमेटी, जिसके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कमेटी ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, जिसके हेड भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी के हेड भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यूनियन कमेटी के हेड थे, यूनियन से शुरू होने वाली कमेटी के हेड थे जो जवाहरलाल नेहरू। एंड स्टेट कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स, स्टेट से अगर बातचीत करने के लिए जो कमेटी बनी उसके हेड थे JL नेहरू। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर BR अंबेडकर। और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। क्योंकि सारे प्रोविंसेस को इंडिया के अंदर मिलाने का कार्य किन्होंने किया? पटेल जी ने किया। तो इसके हेड भी, इस कमेटी के हेड भी कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। फंडामेंटल राइट्स और मिनॉरिटीज़ के लिए जिन्होंने काम किया उसके हेड भी कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। आगे इस कमेटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, फंडामेंटल राइट्स एंड मिनॉरिटीज सब कमेटी, जिसमें फंडामेंटल राइट्स के हेड थे JB कृपलानी और मिनॉरिटीज़ के हेड थे HC मुखर्जी। देखिए हमारे संविधान के अंदर मिनॉरिटीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है, मतलब उनको मुख्य बनाया गया है। तो आप याद रख सकते हैं कि मिनॉरिटीज़ के जो हेड थे वो मुखर्जी थे, मुख्य थे, मतलब वो मिनॉरिटीज़ को मुख्य रखा गया। इनके अधिकारों को मुख्य रखते हुए हमने संविधान बनाया। ठीक है। तो आप यहाँ से याद रखेंगे। और फंडामेंटल राइट्स, मतलब फंडामेंटल राइट, हमारे राइट्स हम पे दिए, हमारे राइट्स हमें देकर संविधान निर्माताओं ने हम पे बहुत बड़ी कृपा कर दी, कृपा हो गई। तो राइट से हम क्या याद करेंगे? कृपा। ठीक है। तो राइट्स आ जाए तो मतलब कृपा हो गई हम पे, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट और निर्माताओं की। तो JB कृपलानी, कृपा से याद रखेंगे। मिनॉरिटीज़ को मुख्य रखा गया तो वहाँ से हम याद रखेंगे HC मुखर्जी। कॉन्स्टिट्यूशन को सेक्रेड डॉक्यूमेंट बोला गया, किसने बोला? BR अंबेडकर ने। उन्होंने इसको पवित्र पत्र कहकर बुलाया। अब जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो कब बनी? 29 अगस्त 1947 को बनी, जिसके हेड थे डॉक्टर BR अंबेडकर। और इसके अंदर आगे 6 मेंबर्स थे जिनके नाम थे N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लाड़ी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव एंड TT कृष्णमाचारी, ये इसके मेंबर्स थे। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया फरवरी 1948 को। अब कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने लिख दिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन को आगे फाइनल 3 रीडिंग्स में किया गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को कितनी रीडिंग्स में फाइनल किया? 3 रीडिंग्स के अंदर फाइनल किया गया। फर्स्ट रीडिंग हुई 4 नवंबर को, सेकंड हुई 15 नवंबर को और थर्ड रीडिंग हुई 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक।
ठीक है। और इसी दिन हमने क्या कर दिया, संविधान को एडॉप्ट कर लिया हमने, अभी उसको अप्लाई नहीं किया। उस टाइम जब अडॉप्ट करते टाइम हमारे संविधान के ऊपर 284 मेंबर्स के साइन थे, जबकि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर टोटल कितने मेंबर्स थे, 299। कितने लोगों ने साइन किया, 284 लोगों ने इस पर साइन किया। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एडॉप्ट हो गया 26 नवंबर 1949 को। उस टाइम उसके अंदर आर्टिकल्स थे 395, पार्ट्स कितने थे 22, और शेड्यूल्स कितने थे 8 शेड्यूल्स थे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में टोटल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, और टोटल कितने सेशंस हुए, 11 सेशंस हुए, और कितने दिन के लिए सेशंस हुए, 165 डेज़ के लिए। और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सिंबल था वो कौन था, एलिफेंट था, ठीक है। अब हमारे जो संविधान को लिखा किसने था, कैलीग्राफर थे जो जिन्होंने हिंदी में लिखा, वो थे वसंत कृष्ण वैद्य। देखो इनके नाम से लग रहा है वैद्य, वो हिंदी लिखने में पूरे मशहूर थे, वैद्य थे, तो उन्होंने लिखा इसको। और इंग्लिश किसने लिखी, प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा, प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा। और जो लिखने के बाद जो साथ में डेकोरेशन की गई साइड्स पे, वो किसने की थी, नंदलाल बोस ने। अदर फंक्शंस क्या क्या किए और क्या क्या काम किए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया 22 जुलाई 1947 को, और नेशनल एंथम एंड सॉन्ग 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया। और इसी दिन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की लास्ट मीटिंग हुई थी, क्योंकि 26 को तो फिर हमने संविधान को अडॉप्ट कर लिया था, पहले से हमने सारी कार्रवाई पूरी कर ली थी। हिंदी को हमने ऑफिशियल लैंग्वेज कब बनाया गया, ऑफिशियल बनाया, राजभाषा बनाया हमने इसको, कार्यकारी भाषा बनाया हमने इसको, नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया, कार्यकारी भाषा बनाया। कब बनाया, 14 सितंबर 1949 को। और इसी दिन हम हिंदी डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल हिंदी डे। कॉन्स्टिट्यूशन को हमने एडॉप्ट किया और एनेक्ट किया, मतलब उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया गया 26 जनवरी 1950 को इसको इम्प्लीमेंट किया गया, बिकॉज INC ने इसी दिन पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी 1929 के अंदर, लाहौर सेशन के अंदर। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने 26 जनवरी 1950 को ही संविधान पूरी तरह से लागू किया गया। हम 26 नवंबर को एक कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाते हैं, और ये किसके सुझाव पर बनाते हैं, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर। 26 नवंबर को हमारे संविधान के अंदर, हमारे देश के अंदर टोटल 15 आर्टिकल्स को इम्प्लीमेंट किया गया, जिसके अंदर कुछ आर्टिकल्स थे सिटीजनशिप के, कुछ थे इलेक्शंस के, और कुछ प्रोविजंस थे रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट। कुछ आर्टिकल्स थे जो सिटीजनशिप से डील करते थे, और कुछ आर्टिकल्स 324 था, उसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में लिखा था, और कुछ टेम्परेरी प्रोविजंस थे जिसके अंदर प्रेसिडेंट की जो पावर्स थी उसके बारे में लिखा था, और कुछ पार्लियामेंट के अंदर हम कैसे काम करेंगे इतने दिनों तक उसके बारे में लिखा था, और जो हमारे पार्लियामेंट के अंदर जो इंटरिम गवर्नमेंट होगी, जो अलग अलग हम पोजीशंस असाइन करेंगे, उनकी ओथ के बारे में लिखा था आर्टिकल 60 के अंदर, वो भी इसी दिन इम्प्लीमेंट हो गया था, ठीक है। अब 393 के अंदर लिखा था टाइटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी इसी दिन इम्प्लीमेंट हो गया था। 393 के अंदर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का टाइटल क्या लिखा था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और 394 भी इसी दिन इम्प्लीमेंट हुआ था, जिसके अंदर लिखा था कि आज के दिन हम कौन कौन से आर्टिकल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, और उसके बाद जो बाकी के रह गए वो सारे के सारे आर्टिकल्स कब आएंगे, 26 जनवरी 1950। तो जो फंडामेंटल राइट्स थे, फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो वो तो बाद में हमने ऐड करी हैं। जो फंडामेंटल राइट्स वगैरह थे वो सब कब इम्प्लीमेंट हुए, 26 जनवरी 1950। तो ये था हमारा मतलब आज का सेशन। और एक और चीज़ आपको याद रखनी है, आर्टिकल 395 था जिसके अंदर ये लिखा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और 1947 ये दोनों के दोनों एक्ट अब अबोलिश हो चुके हैं, क्योंकि अब हमारा संविधान बन गया है। अब देश के अंदर जितना भी काम होगा वो संविधान के अनुरूप होगा।
15 अगस्त 1947 से लेके 26 जनवरी 1950 तक हमारे देश के अंदर जो भी कोई काम हुआ वो किसके अकॉर्डिंग हुआ, 1935 एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ। लेकिन 395 के अंदर ये उन्होंने साफ कर दिया कि अब ये दोनों के दोनों एक्ट 1935 और 1947 वो ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, अब हमारे देश के अंदर हमारा काम संविधान के अनुरूप होगा। ठीक है, और संविधान के फादर किसको बोला गया, BR अंबेडकर को संविधान का फादर बोला गया। लेकिन एक और पर्सन थे जिन्होंने इसको मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला, वो किसने बोला, KV राव। इन्होंने इनको क्या बोला, मदर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और BR अंबेडकर जी को एक और वर्ड दिया गया, कॉल्ड एज मनु ऑफ मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत का मनु किसको बोला गया, BR अंबेडकर जी को बोला गया। कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि डॉक्टर BR अंबेडकर की जो बुक्स थी उनके नाम बताओ। उनकी बुक्स के नाम है रीडल ऑफ हिंदूज एंड थॉट्स ऑफ पाकिस्तान। ये इन्होंने कब लिखी, 1940 के अंदर लिखी, रीडल ऑफ हिंदूज एंड थॉट्स ऑफ पाकिस्तान। और ये कहाँ से सीट जीती थी इन्होंने संविधान सभा में पैर रखने के लिए, वो सीट जीती थी इन्होंने मुंबई से। पहले तो ये मुंबई से हार गए थे, कहाँ से जीते ये बाद में, वेस्ट बंगाल से जीते। वेस्ट बंगाल से मतलब जिस लोकेशन से जीते थे वो सीट पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में चली गई। तो उस टाइम पे इनकी सीट जाने की वजह से तो इनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं रखा जा सकता था। तो BN राव ने बोला कि हमें किसी ना किसी तरीके से इनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर रखना ही रखना है। तो उन्होंने क्या किया, जो महाराष्ट्र मुंबई के CM थे MR जयकर, उनसे रिज़ाइन लिया और दोबारा से इलेक्शन करवाए। तो वहाँ से BR अंबेडकर जीत गए। ठीक है, तो उनकी जो सीट थी उस टाइम पे वो परमानेंट कौन सी रही, मुंबई। तो आपको ये याद रखना है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी इनके बारे में कुछ बोला। उन्होंने बोला कि एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अगर मैंने बहुत अच्छा काम किया है तो वो क्या काम किया है, डॉक्टर BR अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड चुनकर मैंने सबसे अच्छा काम किया है। ये किसने बोला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, बिकॉज इन्होंने हर चीज़ को बहुत अच्छे से संभाला। ही इज़ अ टैलेंटेड पायलट, इनको पायलट बोला उन्होंने। तो ये आपको याद रखना है, पायलट इनको किसने बोला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अभी हमने मोस्टली सब कुछ डिस्कस कर लिया हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।